हेलो बच्चों, अभी इंटरव्यू के कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत हमने भी शुरू कर दिया, ऑनलाइन लोगों से लेना शुरू कर दिया। इस दौरान मैं LSW के जो छात्र हैं उनसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। तो कुछ छात्र तो बहुत अच्छे हैं, तैयार हो गए हैं, लेकिन कुछ छात्र जो है अब भी वो, इसका मतलब वो वीडियो पूरा देख नहीं रहे हैं या फिर उसको याद नहीं कर रहे हैं। तो थोड़े कई बार उसको देखिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए, सुनिएगा बार बार तो आपको बढ़िया से याद होगा। केयरफुली सुनिए, सुनने से याद हो जाता। और एक जो चीज़ मैं नोटिस कर रहा था कि जो चीज़ पर वीडियो नहीं बनाई वहाँ से प्रश्न पूछूं तो 2-4 बच्चे तो बहुत अवेयर थे, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया भी। लेकिन अधिकांश जो हमारे छात्र हैं वो नहीं बता पा रहे थे। इसका मतलब वो स्टडी अपने से भी खुद से नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चेंजेस जो आए हैं, मैंने सोचा था कि वो जब वो पोर्शन पढ़ा लूँगा अनुशासन संहिता तक के बाद तब हम इसको लाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें नहीं पहले ये दे दें, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जा सकते हैं क्योंकि चेंजेस आया। और ये जो चीज़ है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये मेंस के छात्र के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में भी ये GS में प्रश्न आ सकता है। इकोनॉमी का पार्ट होगा, जो श्रम संहिता बनाई गई है, लेबर कोड बनाया गया है, तो ये लेबर कोड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिविल सर्विसेज के लिए तो तय है कि इस बार मेंस में आना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग BPSC वाले भी छात्र जो होंगे वो भी इसको मेंस के लिए भी बहुत अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। मैं भले ही बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन संक्षिप्त ही चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए मेंस के लिए होगा तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। मेंस के लिए मैं अलग से लिख दूंगा, और चूँकि उसमें जो है वो कॉम्पैक्ट उत्तर लिखने के लिए या बैलेंस करके लिखने की आवश्यकता होती है, तो वो मैं उसको लिखूंगा ज़रूर। लेकिन अभी मैं एक नॉलेज के ख्याल से और इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके ख्याल से मैं इसको बना रहा हूँ। और GS के जो छात्र जो PT की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस बात को ज़रूर समझें, इसमें जितने फैक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट बनेंगे आपके PT के लिए भी, क्योंकि लेबर कोड जो बना है वो श्रमिकों के बहुत सारे श्रम कानून थे। इसके पीछे रीज़न ये है क्यों बनाया गया, तो थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए, याद रहेगा। तो ये पूछे भी जा सकते हैं कि क्यों श्रम कानून बनाने के लिए मजबूर हुए, श्रम संहिता बनाने के लिए मजबूर हुए। तो जो केंद्रीय स्तर पर जो केंद्र सरकार ने जो देखा उसमें 44 कानून थे बेटा, 44 ऐसे कानून थे। इन्होंने बड़ी रिफॉर्म्स करने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा जो बरसों से चला आ रहा है बहुत सारी कानून, जो कि कुछ इर्रिलेवेंट भी हो गए हैं और कुछ जो हैं वो रिपीटेटिव होने की वजह से इसमें भी कानून में भी परिभाषा ये दी गई, अलग एक्ट में ये परिभाषा दी गई। जैसे कि वेतन वाला मामला, तो आप देखेंगे कि 12 जगहों पे अलग अलग परिभाषाएं दी गई। अब इनको इससे दे करके थोड़े से मजदूरी के लिए वेतन के निर्धारण की अलग अलग परिभाषाएं दी गई, तो बहुत कन्फ्यूजन होता था। इस कन्फ्यूजन की वजह से कोर्ट में केस भी बहुत होते, तो कोर्ट में केस ना हो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि इसको रिफॉर्म्स किया जाए और एकीकृत बनाया जाए। तो वो 44 कानूनों को 4 संहिताओं में, 4 कोड में इसको शामिल कर दिया गया, इसको सीमित कर दिया गया, सबको मिला करके एक बना दिया गया। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये लेबर कोड होता क्या। तो देखिए बेटा, ऐसा है कि इसमें 4 कोड शामिल किए गए, ठीक है। इस कोड में 4 चीज़ें शामिल की गई हैं। एक है वेतन संहिता यानी कि वेज कोड, ठीक है। दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड, ठीक। और तीसरा है सामाजिक सुरक्षा कोड यानी कि सोशल सिक्योरिटी कोड। और चौथा जो कानून है वो है का संहिता है वो है स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त, जो वर्किंग कंडीशन है उससे संबंधित संहिता यानी कि हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो 4 कोड हो गए, वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ठीक है, और तीसरा जो हो गया सोशल सिक्योरिटी कोड, और चौथा हो गया हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ये 4 कोड हैं। आपसे पूछे जाएंगे
कि कौन से 4 कोड हैं, 4 कोड बता देंगे। अब आपसे हो सकता है कि उसमें से कोई एक कोड और भी पूछ दिया जाए, तो उन चारों को हम लोग विस्तार से देख लें कि उसमें क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं वेज कोड पर, वेतन संहिता क्या होता है। देखिए, यह कोड जो है संगठित क्षेत्रों के लिए लागू था, असंगठित क्षेत्रों के लिए अलग से लागू था। इस बार एकीकृत करने का प्रयास किया गया। संगठित असंगठित कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन जो का निर्धारण कैसे होगा तथा इसमें इसके वेतन के भुगतान के क्या तरीके होंगे, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो इसमें इसका लाभ क्या होंगे, आपसे पूछेगा अच्छा बताओ ये वेतन कोड के क्या लाभ होंगे। ठीक है, क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, सारों को मिलाकर के भी आप बोल सकते हैं कि क्या लाभ वाले में चीजें हैं। तो देखिए, देश के प्रत्येक श्रमिक को, क्योंकि एक चीज देखिए, वेतन जो मिलता है एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, इफिशिएंसी बढ़ती है। अगर आपको वेतनमान कोई आपसे पूछे और आपको छिपाना पड़े, इसका मतलब है कि आप अपने वेतन से इतना आहत हैं और आप इतना आपके अंदर में नकारात्मकता भरी हुई है कि आप ऊर्जा से काम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये थॉट्स आपको लेना है दिमाग में जो मैं बता रहा हूं। तो सम्मानजनक जो है एक व्यक्ति के जीवन व्यतीत कर सके, तो इसलिए इस वेतन कोड की बात की, वेतन संहिता की बात की गई है। दूसरा, वेतन के मामले में जो क्षेत्रीय असंतुलन है, जो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग असंतुलन है, तो उसको जो है समाप्त करके एक त्रिपक्षीय समिति, ट्रिपार्टाइट कमेटी का गठन किया जाएगा कि वो वेतन का निर्धारण करेगी। अभी वेतन के निर्धारण के लिए अलग अलग समितियां बनती है, संगठित क्षेत्र के लिए अलग, असंगठित के लिए अलग, संगठित में भी अलग अलग है, कारखाना जो अधिनियम उसके तहत अलग। ये जो वेज बोर्ड करते हैं न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वो अलग है, बिहार में अलग है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में अलग है। तो अलग अलग वेज बोर्ड गठित किए गए हैं। ठीक है, और अलग अलग कानून के तहत भी अलग अलग है। इस प्रकार के जोखिम वाले काम के लिए इतना है, तमाम है। तो अब जो है एकीकृत बनेगा, लेकिन वो बोर्ड कार्य के अनुसार वो भी ग्रेडेशन तय करेगी कि अति कुशल के लिए कितना होगा, कुशल के लिए कितना होगा। तो ये सारे जगहों को दिमाग में रखते हुए बनाया गया। ठीक है, वहाँ परचेजिंग कैपेसिटी का दिमाग में रखा जाएगा कि मुंबई के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी क्या है, उसको दिमाग में रखा जाएगा। तो एक ही प्रकार के होंगे, जैसे मुंबई है तो दिल्ली है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके लिए क्या होगा, जो ए ग्रेड की, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की, इस प्रकार के अलग अलग के लिए क्या होंगे। तो ये कमेटी बैठ करके, ये त्रिपक्षीय कमेटी होगी, ट्रिपार्टाइट कमेटी होगी, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि, नियोजक के प्रतिनिधि और श्रम संघ के प्रतिनिधि तीनों होंगे, और तीनों मिलकर ये ट्रिपार्टाइट कमेटी गठित करके और इसको वेज बोर्ड का के द्वारा निर्धारण होगा। ठीक है बेटा, इसमें जो 4 अलग अलग कानून थे उनको समाविष्ट कर दिया गया। जैसे आपका पढ़ना था न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 वाला पढ़ना था, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पढ़ना है, ये दोनों तो उसमें था जो आप पढ़े हैं। और तीसरा है जैसे बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और वेतन भुगतान अधिनियम 1936, 4 कानून को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, आप मैं नोट्स दे दूंगा, आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और न्यूनतम समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक है बेटा, ये 4 कानून को समाविष्ट किया गया। वेतन वाला, वेतन और बोनस का भुगतान, ये सब एक साथ करके वो सारे नियम बना दिए गए। ठीक है, इसमें वही 12 जो आप बोले, मैंने पहले भी बताया कि 12 इसमें कानून है, इसको समाविष्ट कर दिया गया वेतन वाला, और ताकि मुकदमेबाजी में भी कमी आए। ये सब चीज़ें जो अलग अलग परिभाषाएं दी गई उसको एकीकृत करने का प्रयास किया गया। और इस वेतन संहिता के आने से अलग अलग राज्यों में जो विभिन्नताएं हैं वो नहीं मिलेगी। तो वेजेज को दिमाग में रख के अगर कोई माइग्रेशन करता है, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मिलता हो, बिहार में कम मिलता हो, तो बिहार के लोग उत्तर प्रदेश जाके बगल में जाकर के काम कर लेंगे। तो वैसा नियम अगर बना देंगे तो माइग्रेशन को रोक दिया जाएगा, माइग्रेशन कम होंगे। अगर राज्य सरकारें काम उपलब्ध करा देंगी और न्यूनतम वेतन मिलता रहेगा जितना सब जगह मिलता है, तो पलायन कम होगा।
और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भी अगर वेरिएशन होगा अगर बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो लोग ऐसा नहीं है और कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली चले जाएं। काम मिलेगा तो अपने घर में कुछ पैसा कम भी मिलेगा तब भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। अगर प्रतिष्ठा नहीं मिलती है तब वो छिपाता है और आप देखेंगे कि पलायन कर जाता है। वही व्यक्ति प्रतिष्ठा अगर नहीं मिलती है अपने गांव में तो वो चला जाता है दिल्ली में और मुंबई में और तमाम जगह। अगर प्रतिष्ठा मिली तो काम के प्रति जो प्रतिष्ठा का भाव है ये उत्पन्न कराना, ये हम सब ब्यूरोक्रेट्स का ये होगा कि हर काम को सम्मान की दृष्टि से देखें और हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि उसको सम्मान से देखें, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ों के लिए लागू होता है कभी भी। और मैं सोशल में जब भी बात करता हूँ तो मैं अवश्य बात करता हूँ, ध्यान में रखिएगा। कहते ज़रूर हैं हम लोग लेकिन कर नहीं पाते हैं। अगर कर लें अपने आचरण में तब जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना बेटा, वो जीवन में आप कभी भी देखेंगे। आप सम्मान दे के तो देखिए, कभी तथाकथित निम्न श्रेणी के जो लोग हैं अगर आप उनको सम्मान दिए ना, ठीक है, आप सम्मान दीजिए, देखिए वो कैसे आपके प्रति कृतज्ञ व्यक्त करते हैं। अगर मुंह से नहीं बोले उसके आचरण से दिखेगा, कभी कह के तो देखिए। नहीं होता है ना, हम लोग दिखता नहीं है, हम हमेशा बोलते रहते हैं, ठीक है। कि जो तथाकथित अग्रिम पंक्ति के लोग हैं या उच्च जाति के लोग हैं उनको तो आप जी लगा के बात कर लेते हैं, लेकिन जो निम्न तथाकथित निम्न श्रेणी से आते हैं उनसे आप जी लगा के बहुत कम बात करते हैं। परिवर्तन लाना है, इसी परिवर्तन को हम हमेशा बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी पे, इसीलिए बात करते रहते हैं कि सोशल चीज़ें हैं, इसको भी आप समझिए। उनके अंदर में सुरक्षा की भावना वो जो उत्पन्न होगी वो इसलिए भी होगी, जातिगत श्रेष्ठता हम दिखा करके और उनको निम्न भावना के भर करके करेंगे तो एक निश्चित रूप से फिर वो बाइफर्केशन होगा और तब आप आरक्षण खत्म करने की मांग भी नहीं कर सकते। जिस दिन ये हो गया ना उस दिन आप आरक्षण खत्म करने की मांग कर लीजिएगा। लेकिन जब भी मैं कहता हूँ कि अगर आपका जो आपके यहाँ कोई अगर सफाई कर्मी आता है और आपके यहाँ अगर कोई आपके कपड़े धोने वाले आते हैं तो कभी भी आप देखिएगा कि हम लोगों की मानसिकता ही यही रही है, कभी उसको नाम से हम लोग नहीं बुलाते हैं, ठीक है। आप कहते हैं धोबिया आए लोग, ठीक है, लैट्रिन साफ करने के लिए डोमा आया, ठीक है, माफ़ कीजिएगा मैं उस पक्षधर में नहीं, ठीक है। तो ये अगर जिस दिन ये ख़त्म कर दिया ना, ये आपके अंदर का उच्चता बोध है, जैसे उसको जातिगत के तौर पर आप बोलते हैं। कभी आप कहते हैं कि पंडित जी आए, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मैं जातिगत पर जो स्ट्रक्चर पर इसलिए बोलता हूँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति कर्मों से होता है और कर्म कोई छोटा नहीं होता। अगर गांधी के थॉट्स पढ़े होंगे, गांधी जी ने कभी भी लैट्रिन साफ करने के लिए व्यक्ति नहीं रखा, स्वयं साफ करते थे, ठीक है। तो जो आदमी श्रेष्ठ तभी होता है, जाति से श्रेष्ठ नहीं होता, कर्म से श्रेष्ठ होता है। और जो साफ करने वाला व्यक्ति है वो गंदा करने वाले व्यक्ति से श्रेष्ठ ही होगा, ये तय जान लीजिए। तो मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ। कुछ लोग मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं बोलता रहता हूँ और मैं बोलूँगा ही, अंतिम सांस तक बोलूँगा। और मैं इस डिस्क्रिमिनेशंस के विरुद्ध ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि मैं संविधान के बारे में जब बोलता हूँ, उस पर आस्था रखता हूँ, उसको अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करता हूँ कि वो किताबी नहीं रह जाए, ये ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब मैं इस पर आता हूँ। अब देखिए, जो इसमें न्यूनतम वेतन का जो निर्धारण है वो मुख्य रूप से स्थान और कौशल के आधार पर किया जाएगा। दो आधार रखी गई है, स्थान और कौशल। यानी कि मैंने ये कहा था कि वैरी करेगा, लेकिन वो मेट्रोपॉलिटन सिटी और ये सब दिमाग में रख के करेगा, एकीकृत रूप से। ऐसा नहीं कि एक बिहार के लिए भी वही होगा, मुंबई के लिए भी होगा, तब तो वहाँ पर भूखे मर जाएंगे लोग, ठीक है। जो चीज़ें परचेजिंग कैपेसिटी PPP के संदर्भ में देखते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, उसके संदर्भ में इन सब चीज़ों की देखी जाती है। क्रय शक्ति जो है उस आधार पर इसका निर्धारण होता है, ठीक है। तो स्थान और कौशल, आपका कौशल क्या है, आप किस ग्रेड के हो, अति कुशल हो कि कुशल हो, ठीक है, कि अर्ध कुशल हो, इस आधार पर आपका निर्धारण होगा वेतन, ठीक है। तो ये न्यूनतम वेतन और बोनस और समान वेतन आदि के दावे
करने की जो सीमा है, अगर मान लिया कि आपने केसेस किए हैं तो इसमें दावा किया है, तो ये सीमा जो है 2 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष कर दी गई है। यानी कि आप अगर अपने वेजेस के संबंध में वाद दाखिल करना चाहते हो तो पहले 2 वर्ष के अंदर करना होता था, इसको बढ़ा करके 3 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। और अगर आपने किसी नियोजक ने ये इस वेज कोड को की अनदेखी की, उसका वायलेशन किया, तो 50,000 रुपये जुर्माना रखा गया है। और साथ ही 5 साल के दौरान अगर उन्होंने दोबारा इस तरह के अपराध किए तो 3 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कारावास जो है 3 माह का कारावास और 1 लाख का जुर्माना। ठीक है, ध्यान में रखिए। पहले पता नहीं मैंने क्या बोला, 3 माह होगा, 3 माह और का कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना। ठीक है, 5 साल में अगर दोबारा आप करते हो तो, अन्यथा 50,000 रुपये जुर्माना है। ठीक है, इतनी बातें वेज कोड की थी। अब हम आते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स पे। अब हम आते हैं वो औद्योगिक संबंध संहिता पर, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड पर। ठीक है, ये क्या है? देखो, इसमें जो 3 ऐसे श्रम कानून है उसको इसमें समाहित किया गया। और वो जो 3 श्रम कानून है उसमें से 2 आपको पढ़ना है, जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, और जो तीसरा एक्ट है औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम 1946, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। तो ये 3 नियम को मिला करके इसमें औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पे बात की गई। ठीक है, अब ये इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पे जो बात की गई वो देखिए बेटा क्या है। इस विधेयक में निश्चित अवधि के रोजगार यानी कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। निश्चित अवधि के रोजगार, इस रोजगार के तहत होता क्या है कि अनुबंधित जो कर्मचारी हैं उनको नोटिस अवधि, अब ये प्रावधान ही खत्म कर दिया गया। पहले था कि आपको नोटिस देनी होती थी, 1 महीना पहले नोटिस देनी होती है और उसके बाद 2 महीने का वेतन देना होता था, उसके बाद आप निकाल सकते थे। तो ये नोटिस अवधि को ही समाप्त कर दिया गया कि अब नोटिस अवधि देना नहीं है, वो अपनी सुविधा अनुसार कभी भी निकाल सकते हैं। यानी छटनी के लिए जो मुआवजा के देने का भुगतान का था वो इसने समाप्त कर दिया, यानी नियोजकों को यहाँ पे लाभ पहुँचा गया। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये नियोजक के लिए ये औद्योगिक संबंध वाले में ये जरूर निश्चित रूप से हुआ। और इसमें फ़ायदा क्या होगा? अब उसमें फ़ायदा क्या है देखिए, जो श्रमिकों के दृष्टिकोण से फ़ायदा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि घाटा श्रमिकों को नहीं है, क्योंकि श्रमिक जो हैं वो ठेकेदारी व्यवस्था के तहत, अनुबंध के तहत आते हैं। ठेकेदार अनुबंध कराता है वो किसी नियोजक से, ठेकेदारी से होती है कि आप मुझे इतना श्रमिक दे दो, और वो पैसा उसको पेड कर देते हैं। जितना वो पैसा पेड करते हैं वो वास्तव में श्रमिकों को मिल नहीं पाता, तो यहाँ पे ठेकेदार जो है लाभ उठा लेता। तो अब ये जो है, अगर इस प्रकार का वेज संबंध वाला आ गया कोड, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकेगा। ठेकेदारी वाला जो सिस्टम है वो निश्चित रूप से वो कम हो जाएगा और श्रमिकों को डायरेक्ट नियोजित करने की बात हो जाएगी, क्योंकि वो अब उसको है नहीं कि जब उसको ज़रूरत होगी तो वो कर लेगा नियोजित, जब उसको ज़रूरत नहीं होगी तो वो निकाल सकता है। उसको कॉम्पनसेशन नहीं देना है तब तो वो किसी को भी कभी भी नियोजित कर लेगा। तो उसका कहना है, नियोजकों का कहना है, इससे श्रमिकों का एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। उसके बजाय यहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है, ठेकेदारी व्यवस्था के तहत ज़्यादा होता है। श्रमिक चूंकि ठेकेदारी व्यवस्था के तहत इसलिए काम करता है कि वो ठेकेदार के माध्यम से उसको इजीली मिल जाता है, चूंकि ठेकेदारों का नियोजक के साथ साठगांठ रहता है, काम उसको मिल जाता है। ठेकेदार आज इसको यहाँ भेजा, कल वहाँ पे नियोजक ने काम हटा लिया तो वहाँ से उठा करके दूसरी जगह भेज देता है, काम की कमी नहीं होती। लेकिन अगर डायरेक्टली नियोजन होना शुरू हो तो ऐसा संभव है कि नियोजक अपने काम के अनुसार से करेगा। तो ये बात सही है कि अंततः जो है कभी उसको सालों भर काम भले ना मिल पाए, ये बात जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा वो पैसा कमा पाएगा, ये तय है। तो शायद वो 1-2 महीना ऐसा समय होगा जब उसको काम ना मिले तो वो जो जितना पैसा उसको मिला हुआ पहले से, उसमें ही भरण पोषण आराम से वो कर सकेगा। तो बैठ के भी आराम से 1-2 महीना वो काम को ढूंढ सकेगा।
तो ये इन लोगों के अंदर में ये बातें चली। और नियोजक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नियोजक को ये फायदा होगा कि उस पर वित्तीय बोझ कम होगा। और भारत में चूँकि अभी जो उनका ये है कि किसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाया जाए। उद्योग जो हम लोग द्वितीय क्षेत्र में पीछे हैं, अभी ध्यान में रहे, द्वितीय क्षेत्र में पीछे हैं। आप बड़ा इसको अच्छे ढंग से बोलिएगा कि अगर जो इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलेंगे तो उसको लगेगा कि सब चीज़ की इसको जानकारी है। कहिएगा महोदय हम लोग प्राथमिक क्षेत्र से हमारी अर्थव्यवस्था तृतीय क्षेत्र में तुरंत जंप कर गई। द्वितीय क्षेत्र में जो अपेक्षित सुधार होना था वो नहीं हुआ, और द्वितीय क्षेत्र में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अब हो सकता है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशंस हो, क्योंकि बाजारवाद के तहत केवल हम बाजार बन के रह गए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की इस पर अब जोर है कि द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि हो, इसलिए स्टार्टअप योजना, मुद्रा योजना, वो तमाम योजनाएं वो इसलिए ला रहे हैं ताकि लोग यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप हो और यहाँ पर नियोजक आएँ और विदेशी मुद्राएं यहाँ आएँ और वो उद्योग लगाएं। इसलिए उद्योग लगाने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं, ताकि वो वेज संबंधी उसको समस्याएं ना आने पाए कि यहाँ पर बहुत स्ट्राइक होते हैं, श्रमिक बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर उसके दिमाग में नहीं होगी तो वो समझेगा कि हमको यहाँ बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे हमको कोई दबाव नहीं है, ठीक है, तो हम काम कर सकेंगे। और स्किल लेबर की तो कमी ही नहीं है, लेबर तो है ही, अब स्किल डेवलपमेंट भी बहुत किए जा रहे हैं, तो अब स्किल लेबर की भी कमी नहीं रह गई है। तो इस दिशा में हम लोग सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकते हैं, यही सरकार के प्रयास हैं। ठीक है, आपके उत्तर इसी प्रकार होंगे। देखिए, मैं सब समग्रता में बोलता हूं तो दिमाग में रखिए, और इन सब मैटर को दिमाग में रखेंगे तो वहां पर आप उत्तर को फ्रेम कर देंगे। क्या पूछेगा ये तो नहीं बता सकते, हम कॉन्सेप्ट आपको दे सकते हैं, हम आपको अस्त्र चलाने के लिए तमाम चीजें दे सकते हैं। अस्त्र तो आपको कौन सा वहां चलाना है, ये ब्रह्मास्त्र हमको फेंकना, ये कला आपको आनी चाहिए। और जब धीरे धीरे नॉलेज बढ़ जाएगा ना बेटा, तो ये अस्त्र आ जाते हैं, अपने चला सकते हो। ठीक है, तो ये बातें हैं। और इसके अंतर्गत में कहा कि अगर 100 से अधिक कर्मचारी, यानी बड़े उद्योग वाले हैं, अगर 100 से अधिक कर्मचारी वाले उद्योग होंगे तो उनको सरकार से छटनी के पहले अनुमति लेनी होगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 100 से ज़्यादा अगर हो गया तो निश्चित रूप से वो 100 का लैंडमार्क रखा गया, उसके नीचे थोड़ा वैसे उद्योग होंगे जो मध्यम उद्योग वाले होंगे, और 100 से ऊपर जो होगा इसका मतलब कि वो बड़े उद्योग वाले हैं। तो 100 से ऊपर जिसमें उद्योग होंगे तो अगर वो छटनी करते हैं तो सरकार से इसकी अनुमति लेनी ही पड़ेगी। तो वो चाहे बड़ी मात्रा में लोग श्रमिक अगर हो जाएंगे तो ये इस प्रकार का आर्थिक रूप से या जीडीपी ग्रोथ रेट पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो उस बात का ध्यान में रखना है, सरकार से अनुमति ले लेनी है। सरकार सुविधाएं दे रही हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका दुरुपयोग हो, तो सरकार इसलिए अंकुश लगाने के लिए ये बातें भी कर रखी है कि अगर बड़े उद्योग इस प्रकार का नाजायज फ़ायदा उठाएंगे तो उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, इसके तहत देखिए, अगर वायलेशन होता है तो 2 सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने की बात की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि अधिकांश निर्णय जो होंगे वो एकल वाले ही से ही होंगे, लेकिन जो मामला अगर बहुत पेचीदा होगा तो वैसी दशा में कहा गया कि वो 2 सदस्यीय न्यायाधिकरण हो सकता है और वो इसका फैसला सुनाएगी। ठीक है, और इस अस्थाई जो कर्मचारी हैं उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है। और इन्होंने कहा कि अब असंगठित जो मजदूर होंगे जब इसके तहत आ जाएंगे तो उन लोगों को भी इस प्रकार की जो सामाजिक सुरक्षा की वाली जो सुविधाएं हैं वो भी मिलने लगेगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा राहत है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग हमारे यहाँ असंगठित मजदूरों का ही है, इसलिए ये लाभ है। आप इसको हाईलाइट करना बेटा। ठीक है, सरकार के पक्ष को ही प्रस्तुत करना है। सरकार ने, आप देखिएगा, श्रमिकों के लिए कुछ हद तक कुछ चीज़ें बहुत खराब हुई, श्रम संघों ने बहुत विरोध भी किया इसका, लेकिन आपको इस दृष्टिकोण को नहीं पकड़ना, क्योंकि आप बनने जा रहे हो श्रम अधीक्षक, आप बनने जा रहे हो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, तो आपको सरकार का अंग बनना है। और अगर श्रमिकों का के आवाज़ के उठाने लगोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है, निश्चित रूप से उसके एक्सप्लॉयटेशंस को रोकना आपका काम जरूर है, लेकिन सरकार के नीतियों के विरुद्ध जाके नहीं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये पक्ष इसीलिए प्रस्तुत करना, ठीक है, सरकार के विरुद्ध नहीं बोलना। तीसरा जो है सामाजिक सुरक्षा संहिता, ये है सोशल सिक्योरिटी कोड। अब इसमें जो है वो 5 वर्ष से कम अवधि के जो फिक्स टर्म रोजगार होंगे उसको ग्रेचुटी, और खतरनाक उद्योगों में एक कर्मचारी को ईएसआई के दायरे में, जो यहाँ भी एक भी कर्मचारी होगा उसको भी इस ईएसआई के दायरे में लाने के लिए ये सामाजिक सुरक्षा। देखिए सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान में रखिएगा। अगर मैं हमेशा पूछता रहता हूँ प्रश्न ये भी, और वहाँ भी पूछे जा सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा के लिए के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा अधिनियम कौन है, या सबसे उत्कृष्ट अधिनियम कौन है, या सबसे व्यापक अधिनियम कौन है, ठीक है, जो बहुत बड़ा कवर अप करता है, तो आप बोलेंगे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ईएसआई एक्ट। तो पहले ईएसआई एक्ट में ये संशोधन किया गया कि इसमें एक भी कर्मचारी, अगर किसी खतरनाक उद्योगों में एक भी कर्मचारी हो, वो भी अब ईएसआई के अंतर्गत में आएगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा संशोधन है। दूसरा, कर्मचारी यदि अक्सर क्या होता था कारखाना अधिनियम के तहत भी, कि अगर कारखाना के परिसर के अंतर्गत अगर कोई कर्मचारी की दुर्घटना होती है तभी वो माना जाता है कि वो उसको कंपनसेशन मिलेगा। कभी कभी तो होता था पहले बेटा, पिक्चरों में भी कभी दिखाया होगा, देखिएगा कि कोई घटना घटी अगर कर्मचारी का इसके अंदर में, तो उसको उठा करके बाहर कर जल्दी से जल्दी कर देता है, परिसर के बाहर कर दिया, और ये किया कि परिसर के अंदर में ये घटना नहीं घटी, वो बाहर घटना घटी। ये बहुत पहले हुआ करते थे, तो सरकार ने इस पर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, जांच बैठाई, तमाम कुछ किया, लेकिन अब इन्होंने कर दिया कि कार्य की जो घर से दफ्तर के बीच में 10 बजे जो है वो दफ्तर जाना है, और 9:30 बजे आप अपने घर से निकले, और घर से दफ्तर के बीच में जाते समय भी अगर आपकी दुर्घटना हो जाती है तो इससे कार्य के दौरान दुर्घटना मानी जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है, सामाजिक सुरक्षा में ये बहुत बड़ा कदम है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसी को हाईलाइट करना है आपको, दो चीज़ों को हाईलाइट करना है। अब 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में भी ईएसआई लागू होगा, खतरनाक वाले में एक भी, और पहले 20 था ईएसआई एक्ट के तहत, अब जो है 10 है। 10 से कम जो कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान भी होंगे उनमें भी ये लागू होगा, ध्यान में रखिएगा। और असंगठित जो क्षेत्र के मजदूर हैं उनको भी सामाजिक सुरक्षा कानून लागू होगा। और भी ध्यान में रखिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने जाने वाले, पहले वो उसी राज्य के कर्मचारियों को मिलता था, अब ऐसा नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो कर्मचारी जाते हैं वो भी श्रमिक, घर के अंदर में काम करने वाले, यानी कि जो घर में काम करने वाले लोग हैं, कामगार हैं, उनको भी, घरेलू कामगारों को भी इसको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया। और साथ साथ जो ठेका कर्मचारी हैं उनको भी इस परिधि के अंतर्गत में लाया गया। पहले छोड़ दिया जाता था कि वो मेरा कर्मचारी नहीं है, वो ठेकेदार उसका जिम्मा है, लेकिन अब नहीं है। जो नियोजक होगा, जो प्रधान नियोजक होगा, उसको ही ये सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया, उसको ही ये कॉम्पनसेशन देना है। यानी जो ठेका असंगठित क्षेत्र मजदूर होते हैं, जो ठेका मजदूर होते हैं, उनको ये कॉम्पनसेशन देना होगा, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं चौथे वाले पे। अब जो बेटा चौथी जो संहिता है वो है स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता, यानी कि हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। अब ये देखिए दो चीज़ें, स्वास्थ्य के संबंध में, सुरक्षा के संबंध में, वर्किंग कंडीशंस के संबंध में। यानी हम लोग का जो कारखाना अधिनियम 1948 में स्वास्थ्य, कल्याण, सुरक्षा इन सब की बात की गई है, कल्याण की बात की गई, स्वास्थ्य की बात की गई है। तो ये जो बात की है, कार्य दशाओं की बात की गई है, यानी कि, और बीड़ी अगर सिगार अधिनियम पढ़ते हैं उसमें भी ये बात की गई है। तो ऐसे बहुत हैं, 12 ऐसे कानून हैं जिनमें स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात की गई। मेरे जो 2 हम लोग को एक्ट पढ़ने हैं, मैं उनको लिखित कर रहा हूँ, इसके अतिरिक्त 12 है, नहीं पूछेगा,
ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, आपको सुनने में आएगा, आपको उसके क्यों उद्देश्य पूछेगा। 12 श्रम कानूनों को इसमें जो स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए उसको एकीकृत कर दिया गया है। इसमें 10 या इससे अधिक बड़े जितने भी औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जो श्रमिक वाले हैं उनको इसके अंतर्गत में रखा गया है। और इसमें श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सही दिशा प्रदान करने के लिए, उचित रूप से उनको सुरक्षित करने के लिए, उनके कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा दी जाएगी। और इसको तमाम को ESI एक्ट के तहत जोड़ करके उनको तमाम सुविधाएं दी जाएगी। और साथ ही सब जो जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारे बहुत अच्छे स्कीम, हेल्थ स्कीम वाली चलाई है, सबके लिए स्वास्थ्य कार्ड वगैरह बन रहा है। तो जितने भी श्रमिक हैं उनका भी स्वास्थ्य कार्ड बन रहा। देखिए, इसके सबके श्रमिकों के भी कार्ड बन रहे हैं, इस पर काम शुरू हो गया। तो वो श्रमिकों के कार्ड बनेंगे, उनके हेल्थ कार्ड बनेंगे और वो कहीं भी चिकित्सा करा सकेंगे। ऐसा नहीं कि वो दिल्ली में काम कर रहे हैं और उनका वहाँ पे कार्ड बना तो दिल्ली में, अगर वो घर आए हैं बिहार तो बिहार में भी उनको इसी प्रकार की जो ESI है उनकी सुविधा मिली। एकीकृत कार्ड बनेगी जो सब जगह भारत में लागू होगी। ये एकीकृत वाला जो काम है ना, वो बड़ा धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो डिजिटल चीज़ें हैं वो इससे बहुत धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ती जा रही है। और हम लोग धीरे धीरे आप देखेंगे एक विकसित राष्ट्र के की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं। अब देखिए, वो आलोचना तो अलग जगह है, मैं भी करता रहता हूँ नीतियों की, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ज़रूर उल्लेखित करना चाहिए। और इंटरव्यू के समय तो मैं कोई भी नकारात्मक बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि बच्चे कभी भी, इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी ज़रूर सुनिए, समीक्षात्मक भी सुनना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए। आप मेंस में भी लिखते हो तो कभी आलोचनात्मक आए तो ज़रूर लिखना चाहिए, लेकिन लिखने समय कितनी भर मात्रा में आपको आलोचना करनी, क्योंकि सरकार के अंग बनने में आपको इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। और निश्चित रूप से कतई उधर नहीं जाना है। बातें सही है, आप अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हो, रख सकते हो, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में नहीं। एज ए नागरिक आप कहीं भी अपना पक्ष प्रस्तुत करते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, राइट टू स्पीच दिया गया है, लेकिन उसके साथ युक्तियुक्त निर्बंधन है। तो युक्तियुक्त निर्बंधन जो है वो इंटरव्यू बोर्ड के लिए भी लागू होता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। और बेटा, मैं अंत में जाते जाते ज़रूर कहूँगा कि जो व्यक्ति, जो छात्र मैं बहुत अपने अमूल्य समय छुट्टियाँ ले लेकर दे रहा हूँ आपको, तो इस बात को समझो, मुझे आनंद आ रहा है इसलिए दे रहा हूँ। और भी कई कुछ अपने हेल्थ भी इशू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोग को जो दे रहा हूँ तो वो यथासंभव कोशिश करें, जितना आपके फ्रेंड्स हैं सबको आप उसको दें, शेयर करें, ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हों। जितने बच्चे लाभान्वित होते हैं मैं उतना ही ज़्यादा आह्लादित होता हूँ। तो आप लोग थोड़ा निश्चित रूप से ये करें, मेरे लिए यही आपके लिए सहयोग होगा। और मैं जो दे रहा हूँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो मैं भी खुद ही इसका पारिश्रमिक तो मैं पा ही रहा हूँ आप लोगों से। जो मैं ये पारिश्रमिक यही होता है मेरे लिए कि आप जो लिखते हो और अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए लिखते हो, तो मैं दुगनी ऊर्जा के साथ ये काम कर पाता हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी 6 घंटे मैंने इंटरव्यू लिए और इसके बाद ये वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, मैं लगातार बोल रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो। और फिर इसके बाद मैं फिर इंटरव्यू लूँगा, तो आप समझ सकते हो मैं लगातार 12-12 घंटे अभी बोल रहा हूँ। तो और सब बच्चों को मुझे सेटिस्फाइड करने, उनकी बातें, उनके इंटरव्यू तमाम को मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या इसमें कमियां हैं। तो ये सारे चीज़ों को मैं दूर करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा शेयर करने में कंजूसी ना करें और लाइक करने में ज़रूर देखें, बढ़िया, तो लाभान्वित भी होंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी, हर सेगमेंट को देने की कोशिश रहेगी। कुछ बच्चे और मांग रहे हैं तो मैं दे रहा हूँ बेटा, मेरे पास समय थोड़ा अभाव रहता है और हेल्थ इशू भी है, डॉक्टर्स ने भी कुछ मना कर रखा है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो ध्यान में रखो, आप लोग मेरे लिए ऊर्जा यही होगा, इसलिए आप लोग को धन्यवाद बहुत बहुत। आप इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें और मेरा उत्साहवर्धन करते रहें, ताकि मैं आपको रिटर्न गिफ्ट देता रहूं। धन्यवाद।